नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी की भूमिका उसके एक प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ये संक्षिप्त टिप्पणी था। पहले हमने वासव दत्ता के बारे में जाना था, आज हम कादम्बरी और हर्षचरित के बारे में जानेंगे। ये सब आपके 5 मार्क की संक्षिप्त टिप्पणी में आ सकते हैं। तो चलते हैं उत्तर की ओर। कादम्बरी जो संस्कृत साहित्य की महान उपन्यास है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार है बाणभट्ट। ओके, तो कादम्बरी के रचनाकार है बाणभट्ट। याद रखिए, जो वासव दत्ता था वो जो है थे सुबंध। ओके, और बृहद कथा, गुणाढ्य, और जो कादम्बरी है ये है बाणभट्ट के इसके रचनाकार है। ये विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है, यानी विश्व का प्रथम उपन्यास आप इसको कह सकते हैं। इसकी कथा संभवतः गुणाढ्य द्वारा रचित बड़कहा या बृहद कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। गुणाढ्य की बृहद कथा या बड़ कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है कादम्बरी। कादम्बरी जो है बृहद कथा का ही एक अंश है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, यानी जो कादम्बरी है ये बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया, यानी बाणभट्ट अपने जीवन काल में कादम्बरी को पूरा नहीं कर सके। उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। जो भाग उनके पिताजी द्वारा लिखा गया था उनको उन्होंने पूर्व भाग नाम दिया, और जो वो स्वयं लिखे जिस भाग को उसका नाम उन्होंने उत्तर भाग रखा। इसमें एक काल्पनिक कथा है। ये जो कादम्बरी है इसमें एक काल्पनिक कथा है जिसमें चंद्रापीड़ा तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख किया गया है। जिसमें चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख किया गया है। ये अपने चैप्टर 1 में भी मैंने इस कहानी के बारे में बताए। चंद्रापीड़ और पुंडरीक की कहानी बताई है कादम्बरी। जो यहाँ पर उनके 3 जन्म का उल्लेख किया गया, किसका? चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक। कथा अनुसार विदिशा नरेश शूद्रक के दरबार में अतीव सुंदरी चंडाल कन्या वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है। ये हमने कहा था, जो कथा के अनुसार एक राजा नरेश, विदिशा नरेश के दरबार में एक सुंदरी चांडाल कन्या जो है वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है, यानी उस तोते का नाम है वैशंपायन। हाँ, तोते का नाम है वैशंपायन नामक तोते को लेकर एक सुंदरी चांडाल कन्या विदिशा नरेश शूद्रक के दरबार में आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। ये तोता जो है वह मनुष्य की बोली बोलता है। राजा के प्रश्न उत्तर में तोता बताता है कि उसकी, यानी तोते की माता मर चुकी है। वह प्रश्न उत्तर में तोता राजा को बताता है कि तोता की माता मर चुकी है और उसके पिता को आखेटक ने पकड़ लिया है तथा उसे जवाली मुनि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए हैं। यानी उनके पिता को आखेटक ने पकड़ लिया है और जवाली मुनि के आश्रम में ले गए हैं। इसी के बीच ऋषि जवाली द्वारा राजा चंद्रापीड़ तथा उसके मित्र वैशंपायन की कथा है। फिर इतना तोता बताता है वैशंपायन, उसके बाद ऋषि जो है जवाली ऋषि, वो उनके द्वारा राजा चंद्रापीड़ तथा उसके मित्र वैशंपायन की कथा है।
उज्जयिनी में तारापीड़ नामक एक राजा था जिसका सुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। उज्जयिनी में तारापीड़ नाम का एक राजा था जिसका सुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। यानी उज्जयिनी के राजा है तारापीड़, उनका एक मंत्री है जो बहुत बुद्धिमान है, उसका नाम है सुकनाम। राजा को चंद्रापीड़ नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा को चंद्रापीड़ नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन था। यानी आप समझ रहे हैं ना कहानी किस तरह जा रहे। उज्जैनी में तारापीड़ नामक एक राजा था, उसके पास एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम है सुकनास। राजा तारापीड़ का एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम हो गया चंद्रापीड़, और जो मंत्री सुकनास है उसका जो पुत्र हुआ वो है वैशंपायन, उसका नाम हो गया वैशंपायन। दिग्विजय के प्रसंग में चंद्रापीड़ एक सुंदर अछूत सरोवर पर पहुंचा, जहां असमय में दिवंगत प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा करती हुई काम पीड़ित कुमारी महाश्वेता नामक एक सुंदरी उसे मिली। यानी जब चंद्रापीड़ा दिग्विजय करने के बाद एक सुंदर से अछूत सरोवर पर पहुंचे, एक सरोवर पर वो पहुंचे, तो उस समय दिवंगत प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा करते हुए काम पीड़ित कुमारी महाश्वेता नाम की एक सुंदरी उसे मिलती है। उस अछूत सरोवर को महाश्वेता नामक की सुंदरी वहाँ पर मिलती है, और वो किसकी प्रतीक्षा करती रहती है? उसकी प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा वहाँ कर रही थी। तभी चंद्रपीड़ा को वहाँ पर महाश्वेता नामक एक सुंदरी वहाँ मिली। महाश्वेता ने अपनी सखी कादम्बरी के विषय में चंद्रापीड़ा को बताया। महाश्वेता जो है अपनी सखी कादम्बरी के विषय में चंद्रापीड़ को बताया और उसे कादम्बरी के पास ले गई। यानी जो महाश्वेता जो एक अछूत सरोवर में उसके पुंडरीक की अपेक्षा कर रही थी, वो उसे चंद्रापीड़ उससे मिला और महाश्वेता ने उन्हें कादम्बरी के बारे में बताया और वो कादम्बरी के पास उन्हें लेकर गई। प्रथम दर्शन से ही कादम्बरी और चंद्रपीड़ का प्रेम हो गया। तभी चंद्रापीड़ के पिता ने उसे वापस बुलाया और अपनी पत्रलेखा नाम की परिचारिका को कादम्बरी के पास छोड़कर चंद्रापीड़ वापस आ गया। यानी चंद्रापीड़ को उसके पिताजी बुलाने पर चंद्रापीड़ जो है अपनी पत्रलेखा नाम की परिचारिका को कादम्बरी के पास छोड़कर चंद्रपीड़ वापस चला गया। पत्रलेखा ने भी कादम्बरी विषयक सूचना को भेजते हुए चंद्रपीड़ा को प्रसन्न रखा। पत्रलेखा ने भी कादम्बरी विषयक सूचना को भेजते हुए यानी कादम्बरी के विषय में सूचना भेजते हुए चंद्रपीड़ा को प्रसन्न रखा। वाण की कृति यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जो बाण भट्ट की कृति है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद जहाँ तक कथानक का संबंध है, बाण भट्ट बृहद कथा के ऋणी है, क्योंकि ये जो कादम्बरी है बृहद कथा से ली गई थी, तो बाण भट्ट बृहद कथा के ऋणी है। सोमदेव द्वारा रचित बृहद कथा के संस्कृत संस्करण में उपलब्ध सोमदेव एवं कमरन्द्रिका नाम है, कमरचंद्रिका नहीं, कमरन्द्रिका की कथा चंद्रपीड़ा एवं कादम्बरी की कथा से साम्य रखती। यानी जो बृहद कथा सोमदेव द्वारा रचित बृहद कथा के जो संस्कृत का संस्करण हुआ है, वहाँ पर जो सोमदेव और कमरन्द्रिका की कथा चंद्रपीड़ा और कादम्बरी की कथा के साथ मिलती है। परंतु सुकनास का चरित्र चित्रण वैशंपायन तथा महाश्वेता की प्रेम कथा इत्यादि वाण की कल्पना है।
कथानक के आविष्कार के लिए वाण को यश प्राप्ति नहीं हुआ, बल्कि उदात्त चरित्र चित्रण, विविध वर्णन, मानवीय भावों के चित्रण तथा प्रकृति सौंदर्य के कारण ही वाण को काव्य में उच्च स्थान की प्राप्ति हुई है। यानी उन्होंने ये स्वकल्पित किया है, लेकिन उनको जो सम्मान मिला वो सब प्रकृति, उनके जो आविष्कार है, मानवीय वर्णन, विविध वर्णन, चरित्र वर्णन, प्रकृति का वर्णन, सौंदर्य के वर्णन के कारण उन्हें मिला। वाण संस्कृत गद्य का एक छत्र सम्राट है। वाण जो है संस्कृत गद्य का एक छत्र सम्राट है। वाण की कादंबरी अपनी अद्भुत कथा वस्तु, रसात्मकता तथा आश्चर्यजनक शैली के कारण सदा कौतूहल की वस्तु रही है। अलंकृत गद्य का चरम वैभव अपनी समूची भव्य भय संभावनाओं के साथ उसकी कादंबरी से पूर्ण सज धज के साथ प्रकट हुई है, परंतु इसके बृहदाकार विकट शैली, विराट वाक्यावली, अनंत विशेषणातीत से आच्छात्र अच्छन अंतहीन वर्णन तथा सुसाध्य भाषा में इसे बहुधा श्रमसाध्य तथा विद्यद्रम्य बना दिया है। साधारण पाठक के लिए वह असाध्य तथा अगम्य है, वह उसके आस्वादन से वंचित रह जाता है। इस रोचक किंतु कष्ट साध्य का गद्य काव्य को जनसुलभ बनाने के लिए एक सरल एवं संक्षिप्त रूपांतरण की परंपरा आरंभ हुई। अब तक कादंबरी के गद्य और पद्य निबंध 12 सार प्रकाश में आ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये भी बाणभट्ट की ऐतिहासिक महाकाव्य हर्षचरित्र। एक हमने पढ़ा कादंबरी भी बाणभट्ट का ही संरचना है, और हर्षचरित्र भी बाणभट्ट के एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। वाण ने इसे आख्यायिका कहा है। वाण ने इसे आख्यायिका कहा है। 8 उच्छ्वासों में विभक्त इस आख्यायिका में बाणभट्ट ने स्थाणवीश्वर के महाराजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। हर्षचरित्र मीन्स राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पर हुआ है। आरंभिक 3 उच्छ्वासों में वाण ने अपने वंश तथा अपने जीवंत वृत्त को सविस्तार वर्णन किया है। हर्षचरित्र की वास्तविक कथा चतुर्थ उच्छ्वास से आरंभ होती है। तो यहाँ पर 3 उच्छ्वास है, तो चतुर्थ उच्छ्वास से हर्षवर्धन की जो जीवनी आरंभ होती है। इसमें हर्षवर्धन के वंश प्रवर्तक पुष्पभूति से लेकर सम्राट हर्षवर्धन के उजस्व चरित्र का उदात्त वर्णन किया गया है। हर्षचरित में ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास है। इस ऐतिहासिक काव्य की भाषा पूर्णतः कवितत्वमय है। हर्षचरित शुष्क घटना प्रधान इतिहास नहीं है, प्रत्युत विशुद्ध काव्य शैली में उपन्यास वर्णन प्रधान काव्य है। वाण ने ओज गुण और अलंकारों का सविनिश करके एक प्रौढ़ गद्य काव्य का रूप प्रदान किया है। इसमें वीर रस ही प्रधान है। करुण रस का भी यथास्थान सन्निवेश किया गया है। हर्षचरित तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, संस्कृति परिवेशों और धार्मिक मान्यता का प्रकाश डालता है। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र गद्य काव्य है जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार दंडे की रचना है। 10 कुमार चरित्र जो है वो दंडे की रचना है। 10 कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों के अनुभवों कथाओं अलग अलग वर्णित है, जिनमें आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र मगध राजकुमार राजवाहन है। मगध के राजकुमार राजवाहन है, पर ये कथाएं मिलकर किसी एक सुसंबद्ध कथानक का निर्माण नहीं करती है। विनोद और व्यंग के माध्यम से इसे तत्कालीन समाज का चित्रण किया गया है। तो हर्षचरित्र है दंडी की कृत है। इसमें 10 राजकुमारों का अनुभव इसमें लिखा गया है। इसे राजकुमार राजवाहन ने संपादित किया है। ये मिलकर कोई बड़ी कथा नहीं बनती है, ये एक बस
व्यंग और विनोद के लिए ये प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से हमने 10 कुमार चरित्र दंडी की, हस्त चरित्र जो है बाणभट्ट की, और उसके बाद हमने देखा कि कादंबरी जो है वो है बाणभट्ट की कृत हमने यहाँ पर देखा। और इस तरह से हमने यहाँ पर इसे समाप्त किया है। तो आप इसे सुनिए, बार बार सुनिए, पढ़िए, याद कीजिए और परीक्षा में इसे प्रयोग में लाइए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।